स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और यह सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना, नगरीयकरण में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करना, स्वच्छ भारत परियोजना को प्रारंभ करना। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जान लीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 98 स्मार्ट शहरों में मध्य प्रदेश से कितने शहर शामिल हैं? 10, 7, 12 या 3? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित 98 स्मार्ट शहरों में मध्य प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना शहर शामिल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 शहर। अगला प्रश्न है, निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? ग्राम विकास योजना, समग्र स्वच्छता अभियान, गांव सुधार योजना, ग्राम सफाई योजना। तो याद रखिएगा, निर्मल ग्राम पुरस्कार भारत सरकार की एक योजना है जिसका जो उद्देश्य है वह ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। और साथ ही याद रखिए कि निर्मल ग्राम पुरस्कार की जो शुरुआत है वह साल 2004 में हुई थी। का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र स्वच्छता अभियान, जो कि निर्मल ग्राम पुरस्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू हुआ? 15 फरवरी 2001, 15 अक्टूबर 2001, 1 मई 2001 या 5 जून 2001? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले, ये याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जिले से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से पानी रोको अभियान की शुरुआत हुई थी सन 2001 के तहत। ग्रामीणों को जल का महत्व, जल की कमी के कारण व भूजल स्तर को बढ़ाने के उपायों को सरल तरीके से और साथ ही जल संरचनाओं का निर्माण करने के विषय में समझाया गया था इस अभियान के तहत। तो 15 फरवरी 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना क्या है? समस्त वर्गों के लिए आवास की योजना, अल्पसंख्यक के लिए आवास की योजना, पिछड़ा वर्ग के लिए आवास की योजना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवास योजना। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना संबंधित है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवास योजना। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश में किस वर्ष से की गई? 2013, 2015, 2014 या 2016? तो याद रखिएगा, डायल 100 सेवा है वह आपातकाल के लिए पुलिस सहायता के लिए मध्य प्रदेश में 2000, याद रखिए सन 2015 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक वानिकी जो कार्यक्रम है वह 1999 में शुरू किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई? डिंडोरी, रतलाम, मंडला, झाबुआ। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से हुई। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, जियोफिजिकल एंड जियोहाइड्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ अपर लेक हेतु मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? होसबैट लैंड परियोजना, वाल्मीकि संस्थान, ओम घाटी परियोजना या चंबल परियोजना। तो याद रखिएगा, जियोफिजिकल एंड जियोहाइड्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ अपर लेक हेतु जो मध्य प्रदेश में योजना चलाई जा रही है वह है होसबैटलैंड परियोजना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो गैर आदिवासी क्षेत्र हैं 500 आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उसको सड़क से जोड़ा जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ई लॉगिन, डिजिटल शिकायत निवारण, कैशलेस लेन देन, पंचायत स्तर पर ई शासन। तो याद रखिएगा, डाकघरों के जरिए डिजिटल बैंकिंग सेवा देकर डाक विभाग डिजिटल डाकिया योजना के तहत आम लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और इस योजनाओं के जरिए डाकघरों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके घर घर बैंकिंग सेवाएं दी जाती हैं कैशलेस लेन देन के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर योजना मध्य प्रदेश सरकार में कौन से शहर से शुरू की गई? धार, दतिया, सागर, रतलाम। याद रखिएगा, ज्ञान दूर योजना मध्य प्रदेश के धार शहर से शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना कहां से शुरू की? भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना इंदौर शहर से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है? तो पढ़े बेटी बड़े बेटियां, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं उसमें लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये शामिल है। तीनों पढ़े बेटी बड़े बेटी ये योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है? दक्षता संवर्धन प्रोग्राम, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, लर्निंगा स्मेट प्रोग्राम या लाडली लक्ष्मी योजना। तो याद रखिएगा, प्रतिभा विकास योजना का जो नाम रखा गया है वह है दक्षता संवर्धन प्रोग्राम। दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य द्वारा शुरू की गई आनंदय योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए है? उद्यमियों की, एथलीट, विकलांग या गरीब। याद रखिएगा, जो आनंदय योजना है वह गरीब लोगों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, नमामि देवी नर्मदे सेवा जो यात्रा है वह 11 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी और यह यात्रा मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए आयोजित की थी। यह यात्रा याद रखिएगा 148 दिनों तक चली थी और 2930 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 2016 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? आप लोग भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा कि घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो याद रखिएगा
इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर आपने अधिनियम से संबंधित थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। मैंने काफी विस्तार में अधिनियम पढ़ाए हैं, तो आप वह वीडियो जाकर जरूर देखें। आपको महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगला प्रश्न दिया गया है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां तक है? तो याद रखिएगा, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार संपूर्ण भारत में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो अपराधों का संज्ञान है वह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, थाना प्रभारी, निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दहेज अपराध की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आंतरिक शिकायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, कार्यस्थल का कार्यरत सबसे वरिष्ठ महिला, समाज सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आंतरिक शिकायत समिति जो किसी भी अधिनियम के लिए बनाई जाती है वह कार्यस्थल पर कार्यरत सबसे वरिष्ठ महिला होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी महिला के साथ यदि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ है तो इसके संबंध में वह 90 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, आईपीसी का पूरा नाम इंडियन पेनल कोड है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इंडियन पेनल कोड। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यह अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करती है? निर्भया, विशाखा, मथुरा, नवजोत सिंह। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, तो एक संस्था है जिसका नाम है विशाखा, जिसकी एक गाइडलाइन है जो कि याद रखिएगा 1997 में दिए गए दिशा निर्देशों पर चलती है, जो कि विशाखा गाइडलाइन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? पुलिस अधिकारी, महिला विशेष कर्मचारी, महिला पुलिस अधिकारी या बाल विकास अधिकारी? तो याद रखिएगा, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में जो अधिकारी महिला अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है वह है महिला पुलिस अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का मुख्य प्रजनन भाग है? वृषणकोश, वृषण, वृषण, प्रोस्टेट। तो याद रखिएगा, पुरुष प्रजनन प्रणाली का मुख्य प्रजनन भाग है वृषण। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किसके प्रभाव में प्रोलिफेरेट होता है? रिलैक्सिंग, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो याद रखिए, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम प्रभावित होता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होने से क्या होता है? गर्भधारण, मेनोपॉज, दुग्धस्राव, मेस्ट। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होने से पूछा गया है, तो इसके कम होने से मेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
तो याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन जो महिलाओं के शरीर में मासिक चक्र निर्धारित करता है और गर्भावस्था में अहम भूमिका निभाता है। तो इसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। तो इसकी कमी से होता है मेस्ट, यानी कि गर्भावस्था में या गर्भधारण करने में परेशानी होती है, जिसे कि मेस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्राशय के स्राव का कार्य क्या है? लैंगिक अंडे को अधिक सक्रिय बनाना, शुक्राणुओं की गति के कारण माध्यम प्रदान करना, अम्लीयता प्रदान करना। याद रखिएगा, शुक्राशय के स्राव का जो कार्य है वह शुक्राणुओं की गति के लिए माध्यम प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा इंफ्रेंसिया जोड़ती है घर्षण को एपिडिडाइमिस से, घर्षण को अवस्कर से, घर्षण को मूत्रजनन नलिका से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भाषा इंफ्रेंसिया जोड़ती है घर्षण को एपिडिडाइम्स से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस माध्यम से भ्रषण कोष उदैरी गुहा से संबंधित रहता है? मूत्रमार्ग, इंगवाइनल नॉन, शुक्रवाहिनी, एपिडिडाइमिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंगवाइनल नॉल। अगला प्रश्न है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसके चारों ओर का आवरण है? अंडवाहिनी, भ्रषण, वृक्क या हृदय? याद रखिएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया भ्रषण के चारों ओर का आवरण है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव भ्रषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? मूत्रजनन नलिका, मेलपीधी नलिका, शुक्रजनन नलिका, एसिनाई या पॉलिकाए? याद रखिएगा, मानव भ्रषण की कार्यात्मक इकाई शुक्रजनन नलिका है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी माप की इकाइयों का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया कंप्यूटर सिस्टम के साथ किन इकाइयों की माप की किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, डाटा प्रोसेसिंग चक्र में सम्मिलित होता है इनपुट चक्र और आउटपुट चक्र, इनपुट चक्र, आउटपुट चक्र और प्रोसेसिंग चक्र, आउटपुट चक्र और प्रोसेसिंग चक्र, डाटा मीनिंग और रिमाइनिंग चक्र। तो याद रखिएगा, डाटा प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट चक्र, आउटपुट चक्र और प्रोसेसिंग चक्र सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट। तो याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सीपीयू। अगला प्रश्न है, एक प्रोसेसर की क्लॉक दर किसमें मापी जाती है? मिली सेकेंड्स में, माइक्रोहर्ट्ज में, माइक्रोहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, नैनो सेकेंड्स। तो याद रखिए, एक प्रोसेसर की जो क्लॉक मापी जाती है वह मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण है? पेरिफेरल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम? तो याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू एक प्रकार का हार्डवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर द्वारा की गई सभी तर्क और गणितीय गणना कहाँ होती है? सिस्टम बोर्ड, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मदरबोर्ड? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर द्वारा की गई सभी तर्क और गणितीय गणना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है? तो याद रखिएगा, पहला आंतरिक कंप्यूटर अबेकस है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूनिट डेटा को
दर्शाने के लिए बीट्स के सेट का उपयोग करता है? एनिएक, एबेकस, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए बीट्स के सेट का जो यूज किया जाता है जिस डिवाइस यूनिट में, वह है एबेकस। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, विंडोज डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सिंबल्स, लेबल्स, ट्रैप्स या आइकॉन? याद रखिएगा विंडोज डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को आइकन्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है, आइकन्स। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर एक छोटे से तीर या निमिष प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, लोगो, हेड या कर्सर? तो डेस्कटॉप पर एक छोटे से तीर, इस प्रकार का तीर है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कर्सर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विंडोज का पूरा नाम क्या है? विंडोज एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, विंडोज ओएस, विंडोज एक्सप्लोरर? तो याद रखिएगा विंडोज का पूरा नाम विंडोज एक्सप्लोरर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में सबसे नवीनतम संस्करण क्या है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग विंडोज 10 लगाएंगे। वैसे देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में, याद रखिएगा अक्टूबर 2021 के अनुसार विंडो 11 माइक्रोसॉफ्ट का सबसे नवीनता यानी कि नया संस्करण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आती हूं मैं हर सब्जेक्ट्स के, और काफी मेहनत के बाद एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती हूं मैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और कमेंट भी साथ में करें। और से पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी हैं आपने तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।